नमस्कार, नेताजी के रोड शो में आपका स्वागत है और हम आ गए हैं कन्नौज में। जी हां, ये वही कन्नौज है जो इत्र की खुशबू के लिए देश विदेश में प्रख्यात है और सियासत के केंद्र बिंदु में हर कोई इसको अलग अंदाज से समझता है, क्योंकि यहां पर कभी समाजवादी पार्टी की साइकिल चला करती थी, लेकिन उसके बाद कमल खिला और कमल खिलने के बाद समीकरणों की सियासत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया गया। और नेताजी का रोड शो की एक गाड़ी कन्नौज लोकसभा में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, कन्नौज से जीत हासिल कर चुके हैं पहले, सुब्रत पाठक जी। सुब्रत पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेताजी के रोड शो में। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है नेताजी का रोड शो आज लोकसभा क्षेत्र में कन्नौज में है और आपसे हम बात कर रहे हैं? नहीं, बहुत स्वागत है नेताजी के रोड शो का। और कन्नौज का निश्चित रूप से कन्नौज की महक आपको भी लगेगी। सवाल यहां पर यह है कि इत्र का शहर है ये, उद्योग धंधों की बात होती है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात होती है, जनता ने आप पर भरोसा जताया था। क्या कहेंगे कन्नौज के लिए आपने क्या किया है और क्या आपको आगे भी और करना है? नहीं, देखो, निश्चित रूप से चूंकि कन्नौज की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को लेकर मुझे संसद तक जाना था और कन्नौज की जनता ने मुझे इसके लिए भेजा था। तो मैं जब संसद पहुंचा तो मैंने यहाँ के जो खासकर किसानों की समस्याओं को, चाहे फूल के किसान हो, आलू के किसान हो, इनकी सबकी समस्याओं को सदन में रखा, सदन में इनके मुद्दों को उठाया। इसके साथ साथ फिर यहाँ के ऊपर चूंकि इत्र नगरी रही है, बहुत प्राचीन नगरी है, ऐतिहासिक भी है, तो इस कारण से यहाँ का रेलवे का नेटवर्क जो पुराना जैसा था वैसे ही आज भी है। तो कुल मिलाकर इसमें बदलाव हो या नई ट्रेनें शुरू हों, एक स्टेशन यहाँ पर जो अच्छा बने, तो ये सारे एक मुद्दे, ये सारे डिमांड भी हमने लोगों ने संसद के भीतर रखी थी। और उसके अतिरिक्त हमारी सरकारों के प्रयास से, जैसे यहाँ के ऊपर एक जीटी रोड जो पुराना बहुत था, तो ये जीटी रोड के कारण से इस प्रकार की स्थिति थी कि इस रोड पर इतना जाम होने के कारण से, छोटा होने के कारण से लोग इस पे चलना ही बंद कर दिए थे। तो जब ये, चूंकि जीटी रोड एक लाइफलाइन है कन्नौज की, आप देखो यहाँ पर हमारे छिबरामऊ से लेकर चाहे कन्नौज हो या गुरसाईगंज, 3 हमारे जनपद की नगर पालिकाएं जीटी रोड पे ही आती हैं। तो ये पूरा एक तरीके से इसकी बड़ा कंजेस्टेड होने था, तो हम वो भी हमारी सरकार में एक जबरदस्त शानदार एक्सप्रेस वे में बदल गया है। तो इससे कम से कम कन्नौज की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है। और जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो स्वाभाविक है रोजगार धंधों को पंख लगते ही हैं। आने वाले दिनों में हम लोगों ने यहाँ के ऊपर एक औद्योगिक क्षेत्र भी, इसको भी विकसित कर रहे हैं। तो इसको लेकर सरकार ने एक्सप्रेस वे के आसपास एक औद्योगिक शहर बसाने का हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। वहाँ के ऊपर आप जमीन अधिग्रहण भी हो गया है। आने वाले दिनों में यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट जो उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो उसके कारण से इंडस्ट्रियाँ भी यहाँ आएंगी। और जब इंडस्ट्रियाँ आती हैं तो स्वतः लोगों को रोजगार मिलते हैं और संपन्नता आती है। आने वाले दिनों में कन्नौज भी हमारा बिल्कुल नोएडा के जैसा हो, इस ओर हम लोग काम कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर क्या, विकास की बात करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में लोगों को लाभ देने की बात करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई दल ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को बांटने की, धर्म विशेष की बात करके, जात पात की बात करके लोगों में कहीं न कहीं बिखराव पैदा करने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति जो लोग करते हैं, तो आज नहीं कल धीरे धीरे जनता उनको समझने लगती है और फिर उनसे नफरत करने लगती है। तो कुल मिलाकर ये तुष्टीकरण की राजनीति तो होती है कि जब आतंकवादी को छोड़ने का एक मुख्यमंत्री सिफारिश करता है, या तुष्टीकरण की राजनीति तो होती है कि जो दंगा कराता है उसको मुख्यमंत्री आवास पर है हवाई जहाज से बुलाया जाता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति होती है। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार के हालात उत्तर प्रदेश में थे वो आज भी हैं कि एक तुष्टीकरण की राजनीति के चलते माफिया के घर अखिलेश यादव को जाना पड़ता है, मुख्तार अंसारी के यहाँ। और लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी के निधन के बाद 200 मीटर की दूरी पर भी उनके अंतिम दर्शन को नहीं जाते हैं, जबकि वो उत्तर प्रदेश पे पिछड़ों के बड़े नेता थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, इनके पिताजी का सहयोग भी किया था इनकी बुरा समय पर। बल्कि जबकि 2009 में अखिलेश यादव सांसद नहीं हो पाते कन्नौज से, वो सांसद बनाने में भी पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी का बड़ा रोल था, लेकिन उसके बावजूद भी अब उनके अंतिम दर्शन को नहीं गए। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति और केवल स्वार्थ की राजनीति, फिर सिर्फ परिवार को बढ़ावा। तो जनता सब देखती है कि मैंने आज उत्तर प्रदेश में जहां से 5 सीटें ऐसी जहां से यादव लड़ सकते थे, यादव जीत सकते थे, आज वहां के 5 की 5 सीटों में सिर्फ एक ही परिवार के यादव। तो मैंने कुल मिलाकर आपने क्या मैसेज दिया? जिस उत्तर प्रदेश ने मुलायम सिंह के जैसा नेता यादवों ने दिया हो उत्तर प्रदेश में, उस यादव समाज में आज एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता हो। तो मैंने उसको योग्यता ही नहीं है। तो ये सारा विषय एक ऐसा है जो जनता देखती है और देखकर निर्णय लेती है। तो ये परिवारवादी, ये स्वार्थवादी
और यह तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग ये कभी हमारे भविष्य को बेहतर नहीं कर सकते। हमारा देश हो या हमारा प्रदेश कभी इनके हाथों में सुरक्षित नहीं रह सकता। सुब्रत जी, हम कई गांव में कन्नौज के जब घूमे तो लोगों से बात की तो उनका कहना था कि चाहे केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो यादव समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, बड़ी संख्या में लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। ये कनेक्टिविटी 5 साल में आपने कैसे बना करके रखी और हर वर्ग का कैसे ख्याल रखा, इसको आप जरा बताइए। देखो, हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास करते हैं, अधिकारियों के साथ में इसमें बैठक होती है, चर्चाएं होती हैं, और उसके बाद में नीचे गांव-गांव भी हमारे लोग भी हैं, तो कहीं पर भी कोई पात्र छूटे ना, तो सभी पात्र कोई है तो उसको प्रथम श्रेणी उसका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाए। जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसकी जांच हो जाती है, जांच के बाद उसको योजना का लाभ उसको मिल जाता है। अब गरीब गरीब होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं गरीब की कोई जाति नहीं होती। गरीब तो गरीब होता है और गरीब के दर्द को गरीब ही समझता है। गरीब अगड़ा भी है, गरीब पिछड़ा भी है, गरीब अनुसूचित भी है, गरीब जनजाति भी है, गरीब हिंदू भी है और गरीब मुसलमान भी है, और सबका दर्द एक जैसा है, सबकी समस्या एक जैसी है। जाति अलग है, संप्रदाय अलग है, लेकिन समस्या सबकी एक जैसी है। तो इनकी समस्याओं को समाधान करना, तो उसको लेकर ही आप देखो हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 साल काम किया है, और इस 10 साल की सरकार में यदि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है तो 26 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने का काम उसने किया है। कन्नौज की बात होती है, खेती किसानी की बात होती है, आलू की बात होती है। सवाल यह है कि इन 5 सालों में काफी काम आप बता रहे हैं कि आपने किए। अगले 5 सालों के लिए क्या विजन है? आपको लगता है कि कन्नौज की जनता के लिए अभी आगे मुझे ये करना है और अब की बार अगर मुझ पर जनता तो भरोसा जताती है तो ये सारे काम मैं करूंगा? आलू का यहाँ पर बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर आलू के किसान अगर देखते होंगे तो अगर अपना पीछे मुड़ के देखेंगे तो सन 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए कम से कम 3 साल आलू फेंका गया। आलू फेंका गया, किसान को मिट्टी का भाव भी नहीं मिला, बल्कि उसका भाड़ा भी कोल्ड स्टोरेज का उसके जेब से गया, उसको 2 पैसे नहीं आए। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश के भीतर हमारी सरकार बनते ही हम लोगों ने आलू का समर्थन मूल्य घोषित किया, जिसका परिणाम यह है कि आज 7 साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हो गए हैं, 1 साल भी आलू नहीं फेंका गया और हर साल किसानों को आलू के अच्छे दाम मिले हैं। प्रदेश में देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टियां इंडी गठबंधन, एक नया गठबंधन बना है, इसकी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि इंडी गठबंधन, लेकिन कई जगहों पर प्रत्याशी उतरते हैं, कुछ दिनों बाद दूसरी खबर आती है। अभी भी कई जगहों की चर्चाएं चल रही हैं कि प्रत्याशी वहां पर बदल सकते हैं। ये खेल क्या चल रहा है? नहीं, ये देखो, ये कंफ्यूजन है और एक डर है, और वो डर है एक और बड़ी हार को लेकर। तो कुल मिलाकर ये गठबंधन जो हुआ है, गठबंधन पर्टिकुलर वोट को लेकर हुआ है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट का रुझान जो कांग्रेस की तरफ था, तो उसको समझते हुए कि इस वोट में डिवीजन ना हो, बंटवारा ना हो, तो इसको लेकर अखिलेश यादव और ने झुककर कांग्रेस के साथ में समझौता किया है। हालांकि कांग्रेस का अगर देखो सीट बाय सीट कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप कन्नौज की सीट पर खड़े हो तो यहाँ कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। तो कुल मिलाकर, लेकिन उसके बावजूद भी झुककर समझौता कांग्रेस से करना इनकी मजबूरी थी। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में आपने समझौता तो कर लिया, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस का जो चरित्र भी तो आपके साथ में जुड़ गया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस देश में जो परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को जो बढ़ावा दिया है, आतंकवाद को पर्टिकुलर संप्रदाय से जोड़ने का जो काम किया है, तो ये निश्चित रूप से जनता इन सब चीजों को देखेगी। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल को देखते हुए अब किसी भी प्रकार का कोई भरोसा कांग्रेस के ऊपर किसी को भी रह गया होगा। क्या लगता है इस बार कन्नौज की जनता सुब्रत पाठक को एक बार फिर क्यों चुने, फिर क्यों संसद में भेजे? क्या आपको ऐसा क्यों लगता है? देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सांसद था कौन? मैं आज भी कितने ही गांव में जाता हूँ तो वहां से एक बात आती है, भैया आजादी के बाद पहली बार सांसद मेरे गांव में आया। तो आजादी के बाद पहली बार सांसद गांव में आया क्योंकि उन्होंने अपने बीच का सांसद बनाया, तो सांसद गांव में आया। और पहले तो बाहर से आने वाले लोग ही आते थे, कन्नौज में शासन करते थे, कन्नौज में सांसद हो गए, उनके हाथ हिलाए चले गए। तो जब 5 साल बाद फिर चुनाव में आए, फिर हाथ हिलाए चले गए। आज अखिलेश जी को बताते हैं कन्नौज हमारा घर है, कन्नौज को हम घर जैसा मान, पहले गढ़ कहते थे, चूंकि हमने कह दिया उनका गढ़ है, मेरा घर है, तो वो भी कहने लगे कि उनका घर है। तो हमने कहा भैया अखिलेश जी, अगर आपका घर है तो जरा बताइए, आप क्या यहाँ होली दिवाली आते हो क्या? आप कितने होली दिवाली कन्नौज आए? आप कितने ईद बकरीद कन्नौज आए? अब ईद बकरीद आए होंगे तो हमें मालूम नहीं, लेकिन होली दिवाली तो आप नहीं आए, कम से कम हमने तो देखा ही है।
तो ये देखो, इन सब चीजों से भरमाना नहीं। आप 10 साल में 10 बार भी कन्नौज नहीं आए, और जब आए तो बस चुनाव के टाइम आए, हाथ हिलाए, बस पे ऊपर खड़े होकर नीचे लोगों को बस यूं हाथ हिलाया और उससे चले गए। ऐसा नहीं होता है। लोग देखते हैं, लोग समझते हैं। कहाँ आपसे मिलने जा पाएगा कोई? यहाँ तो कोई भी चला आता है, मेरा कुर्ता भी पकड़ लेता है, हाथ भी पकड़ लेता है। यहाँ आता है, मैंने तो खोल के रखा हुआ कि भैया मेरे कलम पर अधिकार उस हर व्यक्ति का है जिसने मुझे मत किया है। आता है, किसी को इस कार्य के लिए लेटर चाहिए, किसी को उस काम के लिए, खुला दरबार है। कोई आए, पूछा भी नहीं वोट दिया कि नहीं दिया। हम खूब जानते हैं कि सामने वाले लोग जो आ रहे हैं इन्होंने वोट हमको नहीं दिया था, पता चल जाता है। लेकिन उसके बाद हमने आज तक पूछा नहीं, इसका काम करो, कोई बात नहीं, चलो कोई आदमी है, जरूरतमंद है, कम गरीब है, अगर उसको आवश्यकता है तो उसका काम करना चाहिए, क्योंकि आज इसीलिए ये ईश्वर की ताकत है। तो और हम लोगों ने उस हिसाब से काम किया है। करीब करीब 1000 से अधिक लोग जो हमारे पत्र के द्वारा, हमारे माध्यम से समझो आपको इलाज की व्यवस्था हुई है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के यहाँ से उनको पैसा दिलाने का काम किया है। मैंने वो लोग जिनको आयुष्मान कार्ड नहीं बना था, कोरोना के काल में 70,000 से भी ऐसे लोग, तमाम प्रवासी जो हमारे कार्यालय के कनेक्टिविटी से जुड़े रहे, कहीं किसी को भोजन पहुंचाना है, किसी को दवा पहुंचाना है, कोई लोग जा रहे हैं उनको सुरक्षित घर पहुंचाना है। तो इस तरीके से ये एक कुल मिलाकर एक जो नीचे तक का जो जुड़ाव है वो कन्नौज की जनता ने महसूस किया। खासकर यहाँ आम लोगों का, कमजोर लोगों का, गरीब लोगों का आज किसी की हैसियत नहीं है। यहाँ तो गरीब कमजोर आदमी तो बेचारा सुरक्षित नहीं था। यहाँ तो हाल ये चलता था समाजवादी पार्टी सरकार में कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बेचारा गरीब आदमी, कमजोर आदमी, और उसका कोई ना मान सम्मान सुरक्षित, ना उसकी जमीन जायदाद सुरक्षित थी। लेकिन आज हमारी सरकार आने के बाद में हैसियत है किसी आम आदमी की ओर, कोई आंख उठाकर भी देख ले, कोई रिक्शा वाले का भी कोई अपमान करके देख ले। आज यह स्थिति, गुंडागर्दी, यहाँ के ऊपर लूट खसोट, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इसमें सब में पूरी तरीके से कंट्रोल हुआ है और पूरी तरीके से यहाँ से गुंडागर्दी को समाप्त कर दिया है। पिछड़ी जातियों को लेकर के जो आपके विरोधी हैं या विपक्षी दल हैं, वो तमाम लोगों में अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। कुछ आपके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। क्या लगता है, एक साजिश की जा रही है कन्नौज में? नहीं, देखो, ये तो इनका काम ही है ना। ये एक तरफ तो चाहते हैं कि इनका वोट एकजुट रहे, और दूसरी तरफ चाहते हैं कि हिंदू वोट जो बिखर जाए, जातियों में लड़ जाए, आपस में जातियों में लड़ा दो, जातियों में विद्वेष फैल जाए। अब जातियों में विद्वेष फैल जाएगा, आपस में मारकाट होगी, लड़ाई होगी, स्वाभाविक है इनको लाभ होगा, मोदी कमजोर होगा। तो मोदी की ताकत क्या है? मोदी की ताकत ये सबका संगठन है, सब लोगों का आपस में जुड़ाव है, और इसीलिए मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो कुल मिलाकर वो जो सबका साथ है उसको किस प्रकार से तोड़ दो, तो झूठ फैलाना, फरेब गढ़ना, तो ये तो सब इनका आदत रही है, आज से नहीं, पुराने टाइम से करते आए हैं। लेकिन लोग सब समझते हैं कि आप एक तरफ से हमको जातियों में बांटकर हमारा वोट ले लोगे और आरक्षण आप जो है दूसरों को दे दोगे। तो लोग सब देख रहे हैं ना, अभी कर्नाटक में क्या कर दिया, मैंने पिछड़ा के पूरे कोटे में और मुस्लिम समाज को आपने डाल दिया। तो ये बाबा साहब का अपमान नहीं है, हिंदुस्तान के संविधान का अपमान नहीं है। अब हिंदुस्तान के संविधान में बिल्कुल स्पष्ट बाबा साहब ने कहा है कि यहाँ पर गरीब के आधार पर आरक्षण मिला है। आरक्षण पिछड़ों को, अनुसूचित को, जनजाति को, वो चूंकि उसके हकदार थे उनको दिया गया है। लेकिन धर्म के नाम पर भारत में विभाजन को कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि धर्म के नाम पर देश का विभाजन हो चुका था। जब धर्म के नाम पर देश का विभाजन हुआ है तो आरक्षण पे धर्म के नाम पर कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी बैकडोर से कर्नाटक में दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने खत्म कर दिया था, इन्होंने कर्नाटक में आरक्षण फिर जारी कर दिया। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में, कई राज्यों में जो इस प्रकार का जो आरक्षण धर्म के नाम पर देना शुरू कर दिया है। तो ये किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप ये मान के चलो कि ये पूरी तरीके से संविधान में बदलाव करके और ये भारत में आरक्षण की जो व्यवस्था है, दलितों, पिछड़ों, एसटी के आरक्षण में एक संप्रदाय के नाम पर बड़ी दखलंदाजी उसमें कर देंगे। लोगों का आरक्षण काटकर दूसरों को देने का काम ये करेंगे। कन्नौज की जनता को सुब्रत पाठक क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? क्योंकि वक्त काफी कम है, लगातार आप चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, हर किसी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं होता, बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, ऐसे में क्या कहेंगे? हमने तो कन्नौज की जनता से एक ही बात सदैव कही है कि आज यहाँ से डिम्पल यादव जी पिछली बार सांसद थी, मैंने तब भी कहता था कि डिम्पल जो कुछ भी है अपने पति की वजह से, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। अगर अखिलेश जी की पत्नी नहीं होती तो सांसद छोड़ो कोई छोटी जनप्रतिनिधि भी नहीं होती। अखिलेश जी की भी अपनी कोई पहचान नहीं है, उनकी जो पहचान है मुलायम सिंह जी से। यदि मुलायम सिंह जी के बेटे नहीं होते तो मुख्यमंत्री तो छोड़ दो, वो भी कोई छोटे जनप्रतिनिधि भी नहीं होते।
तो मैंने डिम्पल जो कुछ अपने पति की वजह से, अखिलेश जो कुछ अपने बाप की वजह से, लेकिन मैं तो केवल अपने कन्नौज की जनता के मात्र से, उसके आशीर्वाद से ही बना हूं। मेरे पिताजी कभी एमएलए नहीं रहे, कोई गांव के प्रधान भी नहीं रहे। जनता के बीच में अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में काम करते हुए इन्हीं के बीच से निकल कर आया और आज इन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाने में हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे पार्टी का और खासकर विशेषकर हमारे कन्नौज की महान जनता का आशीर्वाद, उनके ही कारण से यहाँ तक आया हूँ। उन्हीं के लिए हूँ, पूरा जीवन उनके लिए समर्पित है और सदैव उनके लिए, उनके हितों के लिए काम करता रहूँगा। इस बार चुनाव जीतने के बाद में हम लोगों का लक्ष्य है कि कोई भी जो इससे लोग जो छूट गए हैं अभी तक, जिनको हम आवास नहीं दे पाए हैं, जरूरतमंद हैं, उनको 100% आवास दे देना। कोई भी ऐसी सरकार केंद्र की योजना जो अब तक कहीं दूर दराज भी नहीं पहुंच पाई है, वहां तक उसको पहुंचा देना। गरीबों के जीवन में तमाम सारी समस्याओं को कैसे निराकरण हो, इसके लिए काम करना। हम लोगों ने यहाँ के ऊपर शिक्षा व्यवस्था को भी चुस्त करने लेके, जो गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसको लेकर आज देखो इस प्राइमरी स्कूलों का भी कायाकल्प किया है, उसको और बेहतरीन करना। तो कुल मिलाकर यहाँ के ऊपर एक अच्छा माहौल तभी डेवलप होगा जब यहाँ के हमारी नई पीढ़ी शिक्षित होगी और उसके साथ साथ उनको तमाम क्षेत्रों में ट्रेनिंग की व्यवस्था, माने अगर खेती भी करें तो उन्नति खेती करें और इसके साथ साथ यदि किसी क्षेत्र में जाएं तो रोजगार के अवसर उनको उपलब्ध हो। सबको नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन सबको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जो हमारी सरकार कर रही है तमाम सारी योजनाओं के माध्यम से। चाहे अगर रेहड़ी पटरी काम, छोटा मोटा काम करना चाहता है उसके पीएम स्वनिधि योजना, कुछ और बड़ा काम करना चाहता है उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कुछ अच्छा काम शुरू करना चाहता है स्टार्टअप योजना। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसके माध्यम से किसान जो अपने नौजवानों को रोजगार के माध्यम उपलब्ध कराना। हमारा जो नौजवान है वो नौकरी करने वाले की बजाय यदि नौकरी देने वाला बन जाए तो स्वाभाविक है कितने लोगों की समस्याओं को समाधान कर देगा। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी सोच यही है और शायद चूंकि मैं भी एक व्यापारी परिवार से आता हूं तो मैं भी सदैव लोगों को यही सीख देता हूं कि आप नौकरी करोगे तो दूसरे के लिए करोगे, लेकिन बिजनेस करोगे तो अपने लिए करोगे। आप अपने पूरे जीवन जो कुछ भी व्यापार यदि जमा कर जाओगे उसके बाद उसका लाभ आपके बच्चों को मिलेगा। लेकिन यदि आप नौकरी किसी के लिए भी करोगे, सरकार के लिए करोगे, प्राइवेट के लिए करोगे, तो उस नौकरी का लाभ आपको चंद पैसा तो मिलेगा, लेकिन उस नौकरी के बाद कोई हुनर आपकी अगली पीढ़ी को नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं लोगों को यह सदैव अपने खासकर युवा साथियों को मैं प्रेरित करता हूं कि वो लोग रोजगार के लिए मैंने बिजनेस क्षेत्र में जाएं और कुछ ना कुछ व्यापार जरूर करें। सर, मतदान प्रतिशत जो है वो काफी कम रहा है अभी तक जहां पर भी पोल हुआ है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाता घरों से नहीं निकल रहे हैं। कन्नौज की जनता इस बार एक रिकॉर्ड कायम करे, बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदान हो, क्या कहेंगे आप? देखो, अब चूंकि विपक्ष में उत्साह ही नहीं है, आप देखो अब यहाँ पर इतने बड़े नेता समाजवादी पार्टी के आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो कहीं पर कोई चुनाव में गर्मी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो चूंकि विपक्ष बहुत मायूस है और इस बात को देख के कि नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से ही बनने जा रही है, जनता नीचे चिल्ला रही है, तो उसको लेकर अब जो कुछ लोग भी हैं वो पूरा डूब गए हैं। इनके मैक्सिमम लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, अन्य दलों में चले गए होंगे। लेकिन तो कुल मिलाकर सपा हो या बसपा हो, इनके नीचे इनके न तो लोग दिख रहे हैं और बहुत ज्यादा उत्साहीनता है, वोट नहीं पड़ रहे हैं। अब आप समझो जिन मुस्लिम पोलिंगों पे 70-70, 80-80, 90-90% पोलिंगें हो जाती थी तो मालूम पड़ता था कि वहां पर पुरुष भी बुर्का पहन के महिलाओं के मत तक डाल देते थे। तो अब इस बार सरकार ने कर दिया है कि सबको वोट दिखाना पड़ेगा, बुर्का उठाकर वोट देखे जाएंगे, उस प्रकार की व्यवस्था बनी है। तो आज ये भी एक बड़ा कारण है जो मतदान परसेंटेज कम हुआ है। तो विपक्ष में उत्साहहीनता होना, मैंने उनके बूथों पर बस्ता ही न लगना, तो ये एक बड़ा कारण है कि जो मैं समझता हूं कि जो पिछले चुनाव से 5% मतदान कम हुआ है। लेकिन ऐसा कौन सा जादू सुब्रत पाठक में है कि कन्नौज की जनता को आपने 5 साल में अपना दीवाना बना लिया? हम देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। चुनाव में जो है लाखों लोग जो है लगातार सुब्रत पाठक के नारे लगा रहे हैं, गाँव-गाँव में जो है सुब्रत पाठक की बात हो रही है। अब देखो, चूंकि समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी तो केवल चंद लोगों का भला हुआ, अखिलेश का भला हुआ, उनके परिवार का भला हुआ और फिर उनके कुछ चमचों का यहाँ के ऊपर भला हुआ। सबने देखा कोई चमचा अखिलेश का सरकार आने से पहले जो साइकिल से चलता था वो सरकार आने के बाद फॉर्च्यूनर से चलने लगा, जिसका एक मकान कच्चा भी सही से नहीं बना था वो उसकी बड़ी कोठी बन गई है। तो ये लोगों ने देखा है किस प्रकार से कन्नौज में लूट हुई है सरकारी तंत्र की, सरकारी संसाधन की, और उस लूट में लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपया पैदा किए। किसी ने
होटल बना लिया, स्कूल बना लिया, कुछ कर लिया। तो कुल मिलाकर सबको दिखाई पड़ रहा है, सब लोग देख रहे हैं। जमीनों के ऊपर अवैध कब्जा, ठेका पट्टा ठेका आएगा। उन्होंने 10 करोड़ ठेका है फलाने जी के नाम से, 20 करोड़ ठेका फलाने जी के नाम से, और वो काम ही भी करने नहीं जाता था। वहीं से आया, उन्हें 20 करोड़ रुपया सीधे बेच लिया और 20-25-100 करोड़ रुपया उठा के अपनी जेब में डाला, अपना घर चला गया। तो ये सब हुआ है, लोगों ने देखा है यहाँ के ऊपर। तो भैया क्यों तुम राजनीति व्यापार के लिए करते हो? आज हमारी सरकार आने के बाद में कोई एक मेरा कार्यकर्ता के लिए नहीं कह सकता कि फलाने ने कोठी बना ली होगी, फलाने ने मकान। क्यों? क्योंकि जब हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार है तो नीचे भी कोई बेईमानी नहीं करता। सर, आखिरी सवाल बस आपसे, मोदी और योगी की सरकारों में अल्पसंख्यक वर्ग को बहुत फायदा कई योजनाओं का मिला है। कन्नौज में भी कई अल्पसंख्यक इलाकों में हम गए तो लोगों ने बताया कि सरकार की योजनाओं का उनको लाभ मिला है। तो अल्पसंख्यक वर्ग का भी झुकाव आप मानते हैं कि भाजपा की तरफ है? देखो, हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, हमने तुष्टीकरण जरूर नहीं की है। कि हम पहले क्या होता था कि तुम्हारा वोट 20% है, हम तुम्हारी तुष्टीकरण करेंगे, सामने वाले वोट का वो वोट बैंक केवल 1% वोट है तो उसकी हम सुनेंगे भी नहीं, उसकी जरूरत क्या है सुनने का। तो कुल मिलाकर तुष्टीकरण के चलते 20% वोट की ओर देखना, अन्य वोट की ओर देखना भी नहीं, तो हमने ये नहीं किया है। हमारे लिए 1% की वही हैसियत है जो 20% वाले की हैसियत है। मेरे लिए कोई परिवर्तन नहीं है। तो हमने, कोई भी हो, किसी भी उसका हो, हम सबको भारत का नागरिक मानते हैं। जो भारत का नागरिक है, हमको वोट दिया हो ना दिया हो, यदि वो पात्र है तो उस तक योजना को देने का काम हमने किया है। कितनी बड़ी जीत होगी इस बार? देखो, अनएक्सपेक्टेड होगी। आप निश्चित रूप से लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज नीचे नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा तूफान चल रहा है कि शायद जिस दिन वोट खुलेंगे तब लोगों को समझ में आएगा। तो ये सुब्रत पाठक जी हैं, नेताजी के रोड शो में। सर, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुब्रत पाठक पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार रिकॉर्ड वोटों से उनकी जीत होगी और साथ ही साथ विकास का उनका जो विजन है वो इस बार कहीं ना कहीं लोगों तक एक बड़ा संदेश यहां पर दे रहा है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 कन्नौज।